₹53 का आईपीओ और जीएमपी करीब 41.5%। लेकिन क्या हाईटेक इंजीनियर सिर्फ लिस्टिंग गेन का मौका है या सिर्फ ₹53 पर एक कंपनी का लॉन्ग टर्म के लिए भी एक बेटर अपॉर्चुनिटी है? आज हम इस फुल वीडियो एनालिसिस में हाईटेक इंजीनियरिंग का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे, जिसमें रेवेन्यू, प्रॉफिट, डेप्थ और वैल्यूएशन के नंबर्स क्या कहते हैं, सारी चीजें डिकोड करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में कंपनी करती क्या है। तो हाईटेक इंजीनियरिंग एक हाइड्रोलिक फिटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और हाइड्रोलिक सिस्टम को आप एक सिंपल लैंग्वेज में ऐसे समझिए कि जहां ऑयल या फ्यूल्ड प्रेशर के थ्रू मशीनरीज को ऑपरेट किया जाता है, वहां पाइप और कंपोनेंट सेफली कनेक्ट करने के लिए फिटिंग की जरूरत पड़ती है और हाईटेक इंजीनियरिंग इन्हीं हाइड्रोलिक फिटिंग की मैन्युफैक्चरिंग करता है। अगर हम कंपनी के प्रोडक्ट की बात करें तो डीआईएन मैट्रिक्स फिटिंग, जेसीआई फ्रिट और फ्रिटलेस फिटिंग, ओआरएफएस फिटिंग और कन्वर्जन फिटिंग और एडाप्टर्स, होस फिटिंग्स और अदर हाइड्रोलिक कनेक्टर्स जैसे शामिल हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मार्च 2026 तक कंपनी के पास 11,000 प्लस प्रोडक्ट हैं। मतलब कंपनी किसी एक दो प्रोडक्ट पर डिपेंडेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट, एग्रीकल्चर मशीनरीज, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज मशीनरीज एंड इंजेक्शन मॉडलिंग मशीन और हाइड्रोलिक सिस्टम जैसे मल्टीपल सेक्टर को कंपनी सर्व करती है। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या 11,000 प्रोडक्ट होना अच्छी बात है, पर क्या कंपनी इन प्रोडक्ट को एफिशिएंसी से मैन्युफैक्चरिंग कर पा रही है या नहीं? अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के आईपीओ डिटेल की। अगर हम इस आईपीओ के ओपनिंग डेट की बात करें तो यह आईपीओ 24 अगस्त को स्टार्ट होगा, क्लोज होगा 27 अगस्त को। बेसिक अलॉटमेंट की बात करें तो हमें 28 अगस्त को मिलेगा और इसकी लिस्टिंग डेट अप्रॉक्स 1 सितंबर के आसपास है। अगर हम इसके टोटल साइज की बात करें तो हमें 135 करोड़ का ये आईपीओ है, जिसमें फ्रेश इशू 6 करोड़ है और बाकी सारे ओएफएस हैं। अगर हम इसके प्राइस बैंड की बात करें तो इसका प्राइस बैंड 50 रुपीज है, ₹53 है और एक लॉट में अप्रॉक्स 283 शेयर्स हमें मिलेंगे और इसमें मिनिमम इन्वेस्टमेंट हमें 14,999 रुपए करना पड़ेगा। अब हम आ जाते हैं अपने पहले वाले क्वेश्चन पर कि क्या कंपनी इन प्रोडक्ट्स को एफिशिएंसी से मैन्युफैक्चरिंग कर पा रही है या नहीं। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग स्ट्रेंथ की। तो हाईटेक इंजीनियर्स के पास सिर्फ 6 मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी है, जिसमें पहला है थाने में, दूसरा है श्रीवल और कवाथे, नासिक और प्रीतमपुरा यूनिट 1 और प्रीतमपुरा यूनिट 2 जैसे मैन्युफैक्चरिंग शामिल है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के कैपेसिटी एक्सपेंशन। आईपीओ का एक मेजर रीजन समझिए, कंपनी आईपीओ के फ्रेश इशू का अप्रॉक्स 299 मिलियन यानी अराउंड 30 करोड़ रुपए मशीनरी और इक्विपमेंट का एक्सपेंस करने में स्पेंड कर रही है। एक्सपेंस मेनली कर रही है कवेथे यूनिट में और श्रीवल यूनिट में और प्रीतमपुरा यूनिट फर्स्ट में। यहाँ सिर्फ कॉस्मिक एक्सपेंड नहीं होगा, कंपनी सीएनसी मशीनरीज, टेस्ट इक्विपमेंट और बैरल ऑटो प्लेटिंग और प्लांट और सोलर पावर प्लांट जैसे इन्वेस्टमेंट प्लान कर रही है। मतलब कंपनी की कैपेसिटी ऑलमोस्ट डबल होने वाली है। लेकिन इन्वेस्टर को ये सिर्फ एक्सपेंशन देखकर खुश नहीं होना चाहिए, क्योंकि कैपेसिटी बढ़ने और उस कैपेसिटी को प्रॉफिटेबल सेल में कन्वर्ट करना दोनों अलग अलग बात है। इसलिए हम बात कर लेते हैं हम कंपनी के फाइनेंशियल डाटा की। अगर हम कंपनी का रेवेन्यू देखें तो 2024 में कंपनी का रेवेन्यू 137 करोड़ था, 2025 में 161 और 2026 में अप्रॉक्स 189 करोड़ के आसपास था। यानी 3 साल में रेवेन्यू कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है। फाइनेंशियल 2024 से 26 के बीच रेवेन्यू का CAGR 17% के आसपास था। तो अगर हम कंपनी का EBITDA देखें तो 2024 में अप्रॉक्स 22 करोड़, 2025 में 35.7 और 2026 में अप्रॉक्स 41.69 करोड़ के आसपास था। यानी मतलब कंपनी का EBITDA स्ट्रॉन्ग इंप्रूव हुआ है। और EBITDA मार्जिन देखें तो 2024 में 16.3%, 2025 में 22.1 और 2026 में 22% के आसपास था। यानी कंपनी ने सिर्फ रेवेन्यू इंक्रीज नहीं किया है, प्रॉफिटेबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। 16% से सीधे 22% तक मार्जिन का इंप्रूव होना एक पॉजिटिव साइन है। हाँ, 2026 में मार्जिन 2025 के कंपैरिजन में थोड़ा लोअर हुआ है, क्योंकि 22.18 से सीधे 22.01 हुआ है। लेकिन ओवरऑल फाइनेंशियल 2024 के कंपैरिजन में ऑपरेटिंग कैपेबिलिटी काफी अच्छी है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के पेट यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की। तो अगर हम कंपनी का प्रॉफिट देखें तो 2024 में अप्रॉक्स 11 करोड़, 2025 में 19, 2026 में 22.5 करोड़ के आसपास था। मतलब 24 से 26 के बीच पेट ऑलमोस्ट डबल हो गया है। और अगर पेट मार्जिन देखें तो 2024 में 8.2%, 2025 में 11 और 2026 में 11.6% के आसपास। यानी बिजनेस ने स्केल के साथ साथ प्रॉफिटेबिलिटी भी काफी इंप्रूव करी है। लेकिन यहाँ एक ट्रैप हो सकता है, क्या प्रॉफिट अकाउंट में दिखाना अलग है और प्रॉफिट कैश में कन्वर्ट होना एक अलग बात हो सकती है। तो अब हम देखते हैं कि हाईटेक इंजीनियरिंग का प्रॉफिट एक्चुअल में कैश में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं। तो अब अगर हम कंपनी के कैश फ्लो की बात करें तो 2026 में कंपनी ने अप्रॉक्स 30.3 करोड़ के आसपास इसका कैश जनरेट किया था और जो हमारा पेट था वो अराउंड 22.5 करोड़ के आसपास था। यानी
ऑपरेटिंग कैश फ्लो प्रॉफिट से भी हायर है। फाइनेंशियल 2025 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो 17 करोड़ था और फाइनेंशियल 2024 में 18.6 करोड़ के आसपास था। यानी फाइनेंशियल 2026 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो में स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट हुआ है। ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए एक पॉजिटिव साइन है, क्योंकि अगर कंपनी सिर्फ अकाउंटिंग प्रॉफिटेबिलिटी दिखा रही होती तो कैश जनरेट नहीं कर पा रही होती, तो ये एक कंसर्न होता। लेकिन यहाँ 2026 में ऑपरेटिंग कैश फ्लो जनरेशन स्ट्रॉन्ग है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में कंपनी ने फाइनेंशियल 2026 में अप्रॉक्स 7.15 करोड़ यूज किया था। क्यों? कैपेसिटी एक्सपेंडिचर के लिए। फाइनेंशियल 2026 में कंपनी ने अप्रॉक्स 11.55 करोड़ न्यू प्लांट मशीनरीज, डाइस और ऑटोमेटिव एसेट पर इन्वेस्ट किया था और फाइनेंशियल 2025 में कैपेक्स अराउंड 15.41 करोड़ के आसपास था और फाइनेंशियल 2024 में अराउंड 28.64 करोड़ था। मतलब कंपनी एक कैपिटल इंसेंटिव मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है। इस बिजनेस में ग्रोथ के लिए मशीनरी और कैपेसिटी पर कॉन्टिन्यूस पैसा लगाना पड़ेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को ये बात हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। अब अगर हम कंपनी के डेप्ट की बात करें तो कंपनी का डेप्ट टू इक्विटी रेशियो अप्रॉक्स 2024 में 49.67% और 2025 में 42.49 और फाइनेंशियल 2026 में 24.39% था। यानी डेप्ट टू इक्विटी सिग्निफिकेंट इंप्रूव हुआ है। लेकिन इंटरेस्टिंग कवरेज रेशियो देखें तो फाइनेंशियल 2026 में 5.29 टाइम्स, 2025 में 5.34 टाइम्स और फाइनेंशियल 2026 में 6.63 टाइम्स हुआ है। ये भी पॉजिटिव साइन है। एक्चुअल बोरोइंग मार्च 2026 में अप्रॉक्सिमेटली 29.7 करोड़ के आसपास थी, यानी बोरोइंग भी रिड्यूस हुआ है। यहाँ एक स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव कंबाइन बन रहा है। रेवेन्यू ऊपर है, EBITDA भी ऊपर है, पेट ऑपरेशन भी ऊपर है, कैश फ्लो भी स्ट्रॉन्ग है और डेप्ट डाउन है। ये कॉम्बिनेशन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए डेफिनेटली इंटरेस्टिंग है। तो अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के ROE और ROCE की। अगर हम कंपनी की ROE की बात करें तो 2026 में ROE 20.24% के आसपास था, 2025 में 21.39 और 2024 में अप्रॉक्स 15.11% के आसपास था। ROCE की बात करें तो 2024 में ROCE 15.24 टाइम्स, 2025 में 20.46 टाइम्स और 2026 में 24.4 टाइम के आसपास था। ROCE का 24.4 तक पहुंचना एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। हम सिंपल लैंग्वेज में समझें तो कंपनी जो कैपिटल बिजनेस में लगा रही है उस कैपिटल को एफिशिएंसी यूज करने की एबिलिटी भी इंप्रूव हुई है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए पर्सनली सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ नहीं देखना चाहिए। अगर मैं होता तो मैं देखता कि कंपनी क्या सही टाइम पे ग्रोथ कर रही है और कंपनी ग्रोथ करते वक्त कैपिटल एफिशिएंसी यूज कर रही है या नहीं। अब हम बात कर लेते हैं कि आईपीओ का पैसा कहाँ जा रहा है। जो हमें आईपीओ से पैसे 135 करोड़ रुपए कंपनी ले रही है उस वो कहाँ यूज होगा। तो अगर फ्रेश इशू की बात करें तो मैक्सिमम 60 करोड़ रुपए फ्रेश इशू है और बाकी ओएफएस है। ओएफएस तो आपको पता ही है कि कोई भी पैसा कंपनी को नहीं मिलता, सारा प्रमोटर्स के पास जाता है। अब हम बात करते हैं कि कंपनी जो 60 करोड़ रुपए हमसे फ्रेश इशू ले रही है वो एक्चुअल में कहाँ खर्च करेगी। तो कंपनी 29.97 अप्रॉक्स 30 करोड़ रुपए मशीनरीज और एक्सपेंडिचर में खर्च करेगी। अप्रॉक्स 16 करोड़ रुपए एग्जिस्टिंग बारोइंग को रीपेमेंट या प्रीपेमेंट करने के लिए खर्च करेगी और रिमेनिंग अमाउंट जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए खर्च करेगी। तो अगर हम मेजर फ्रेश इशू का मेजोरिटी पैसा देखें तो एक्सपेंशन और डेप्ट रिड्यूशन के लिए यूज हुआ है। मेरे अकॉर्डिंग ये आईपीओ स्ट्रक्चर का पॉजिटिव पॉइंट है, क्योंकि कंपनी पैसा आईपीओ के पैसे से प्रमोटर्स को डायरेक्टली कैश आउट नहीं हो रहा है। अब अगर हम कंपनी के इंडस्ट्री स्टोरी की बात करें तो कंपनी की जो हाइड्रोलिक फिटिंग की डिमांड है वो कंस्ट्रक्शन, एग्रीकल्चर, माइनिंग, इंडस्ट्री मशीनरी, ऑटोमोटिव, ऑयल एंड गैस एंड रेलवे जैसे सेक्टर में लिंक्ड है। लेकिन इंडस्ट्री ग्रोथ ऑटोमेटिकली कंपनी के ग्रोथ की गारंटी नहीं देता। कंपटीशन इंटेंस है। चाइना, जर्मनी, इटली और यूएस के एस्टेब्लिश प्लेयर ऑलरेडी मार्केट में है और हाई प्रेजेंस हाइड्रोलिक कंपोनेंट में टेक्नोलॉजी और इनोवेशन का प्रेशर भी बना रहता है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के स्ट्रेंथ की। तो कंपनी का सबसे पहला स्ट्रेंथ देखें तो कंपनी के पास 40+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है। ये इंडस्ट्रीज में कस्टमर रिलेशनशिप और मैन्युफैक्चरिंग नोन हाउ बिल्ड करने में एडवांटेज दे सकती है। कंपनी के पास अप्रॉक्स 11,000 से ज्यादा प्रोडक्ट है। कंपनी का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी ब्रॉड है। ये सिंगल प्रोडक्ट डिपेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। अब तीसरे स्ट्रेंथ की बात करें तो तीसरा स्ट्रेंथ है फाइनेंशियल स्ट्रॉन्ग इंप्रूवमेंट। रेवेन्यू, पैट, EBITDA मार्जिन और डेप्ट रिडक्शन, ये सारी चीजें इंप्रूव हुई हैं। नेक्स्ट हम बात करें कैपेसिटी एक्सपेंशन। तो कंपनी एग्जिस्टिंग मैन्युफैक्चरिंग फैकल्टी में सिग्निफिकेंट कैपेसिटी एक्सपेंस कर रही है और अगर हम ओवरऑल देखें तो अप्रॉक्स 83% की कैपेसिटी इंक्रीज होगी। अब हम बात कर लेते हैं इसके रिस्क की। तो आईपीओ का सबसे पहला रिस्क है कि कंपनी कंसंट्रेशन। कंपनी के टॉप 10 कस्टमर से 2026 में अप्रॉक्स 45.32% का रेवेन्यू कंट्रीब्यूट हुआ था।
2025 में 42 और 2024 में अप्रॉक्स 48.72% का रेवेन्यू जनरेट हुआ था। मतलब ऑलमोस्ट आधा रेवेन्यू टॉप 10 कस्टमर से ही आता है। और कंपनी के पास कस्टमर्स के साथ जनरली लॉन्ग टर्म के लिए कोई भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। अगर कोई मेजर कस्टमर ऑर्डर रिड्यूस करता है या रिलेशनशिप खत्म होता है तो कंपनी के रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट आ सकता है। दूसरा है एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी। एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू अप्रॉक्स 2026 में 29.37% था और उसमें से सिर्फ यूएस में सिर्फ 21.24% रेवेन्यू कंट्रीब्यूट किया है। फाइनेंशियल 2025 में यूएस कंट्रीब्यूशन 22% और 2024 में अप्रॉक्स 24% था। मतलब यूएस मार्केट कंपनी के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। इसमें रिस्क क्या है? तो इसमें रिस्क ये है कि अगर करेंसी फ्लक्चुएशन होती है, यूएस इकोनॉमी शटडाउन होती है, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन होते हैं, जियो पॉलिटिकल इशू होते हैं और या इंडिया यूएस रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आती है तो इन सब में कंपनी को इफेक्ट पड़ सकता है। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट रिस्क की, तो वह है सप्लायर कंसंट्रेशन। कंपनी का प्राइमरी रॉ मटेरियल जैसे स्टील, जो कि टॉप 10 सप्लायर्स 2026 में 65% के आसपास टोटल परचेज है और फाइनेंशियल 2025 में 54% और 2024 में अप्रॉक्स 65.4% के आसपास है। कंपनी के पास मल्टीपल सप्लायर हैं लेकिन कंसंट्रेशन फिर भी हाई है। अगर स्टील सप्लाई में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, रॉ मटेरियल प्राइसेस शार्पली इंक्रीज हो जाते हैं या सप्लाई डिले होती है तो मार्जिन भी इम्पैक्ट हो सकता है। नेक्स्ट रिस्क की बात है, नेक्स्ट रिस्क है रिसीवेबल्स। कंपनी 2026 में ट्रेड रिसीवेबल 49.9 करोड़ के आसपास था। ये रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस का अराउंड 26% ही है। एवरेज आउटस्टैंडिंग रिसीवेबल डेज अप्रॉक्स 91 डेज थे। मतलब कंपनी को कस्टमर से पैसा इमीडिएटली नहीं मिलता, वर्किंग कैपिटल बिजनेस में इंपॉर्टेंट होता है। पॉजिटिव पॉइंट ये है कि रिसीवेबल डेज 2024 के 104 डेज से फाइनेंशियल 2026 में 91 डेज हुए हैं, लेकिन 91 डेज फिर भी इन्वेस्टर को मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। नेक्स्ट रिस्क की बात करें तो वो है एक्सपेंशन एग्जीक्यूशन। कंपनी ने एक्सपेंड प्लान बनाया है लेकिन आरएसपी के अकॉर्डिंग मशीनरी के लिए अभी तक डिफेंसिव परचेजिंग ऑर्डर या एग्रीमेंट प्लेस नहीं किए गए हैं। एस्टिमेट मशीनरी कॉस्ट अप्रॉक्स 28 करोड़ के आसपास है, प्लस 1.4 करोड़ कॉन्टीजेंसी है। मतलब एक्सपेंशन की एग्जीक्यूशन फ्यूचर में होना है। अगर मशीनरी डिले हुई तो कॉस्ट बढ़ गई, अप्रूवल डिले हुआ या एक्सपेक्टेड डिमांड नहीं आई तो एक्सपेक्टेड रिटर्न डिले हो सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के वैल्यूएशन की। तो 53 का प्राइस बैंड एक्चुअल में चीप है या एक्सपेंसिव? तो अगर हम 53 रुपीज से इसका पीई रेशियो निकालें तो अप्रॉक्स 22 टाइम्स के आसपास आता है। यानी 53 पर कंपनी को मार्केट रफली 22 टाइम फाइनेंशियल 2026 अर्निंग वैल्यू कर रहा होगा। ये कैलकुलेशन 53 रुपीज के प्राइस बैंड और आरएसपी के अवेलेबिलिटी शेयर और पेड डाटा के बेस्ड इंडिकेटिव कैलकुलेशन है। तो 22 टाइम्स के वैल्यूएशन पर ये आईपीओ प्राइस बैंड लेकर आ रहा है। अब हम बात कर लेते हैं कंपनी के जीएमपी की। अगर हम इसकी जीएमपी देखें तो अभी इसकी करंट जीएमपी 41% के आसपास है। अगर हम इस पे 53 रुपीज के प्राइस बैंड पर अप्रॉक्स 41% का प्रीमियम देखें तो यह अप्रॉक्स 75 के आसपास आता है। मतलब ग्रे मार्केट इंडिकेटर रफली 75 के आसपास इंप्लाई करते हुए दिखाई देता है। तो पोटेंशियल लिस्टिंग डेट होगी अप्रॉक्स 22 रुपए पर शेयर। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट वार्निंग ये भी है, जीएमपी कोई ऑफिशियल मार्केट प्राइस नहीं होता। जीएमपी अनऑफिशियल ग्रे मार्केट प्राइस है, तो आप सिर्फ जीएमपी देखकर इसे अप्लाई करने की गलती मत करिएगा। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर आप लिस्टिंग गेन इन्वेस्टर हैं तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आपका टारगेट सिर्फ लिस्टिंग गेन है तो करंट 41% जीएमपी ऑब्वियसली अट्रैक्टिव है, लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए आपको हमेशा 3 चीजें हमेशा ध्यान देना पड़ेगा। पहला, ग्रे ट्रेंड स्टेबल है या कॉन्टिन्यूसली फॉलिंग हो रहा है। अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम लगातार गिर रहा है तो आपको इस पे ध्यान देना पड़ेगा। दूसरा, सब्सक्रिप्शन नंबर कैसे आते हैं। अगर सब्सक्रिप्शन नंबर लास्ट डेट पर सही आते हैं तो ठीक है। और तीसरा, ओवरऑल मार्केट सेंटीमेंट लिस्टिंग टाइम पर कैसा है। अगर जीएमपी हाई है लेकिन लिस्टिंग से पहले शार्पली डिक्लाइन हुआ है, आपको एक बार सोच समझ के अप्लाई करना होगा। अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो लॉन्ग टर्म में अगर हम पॉजिटिव पॉइंट देखें तो रेवेन्यू स्ट्रांग है, पैट भी स्ट्रांग है, EBITDA मार्जिन अराउंड 22 के आसपास है, आरओसी 24% और पॉजिटिव जो है डेब्ट टू इक्विटी 24.39% है। ऑपरेटिंग कैश फ्लो 2026 में अप्रॉक्स 30% के आसपास है। तो अगर मैं सिर्फ आरएसपी के नंबर के बेसिस पर स्कोर बनाऊं तो बिजनेस बहुत अच्छा है, 40 साल से ज्यादा इसमें एक्सपीरियंस है, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छे हैं, प्रॉफिटेबिलिटी भी अच्छी है। तो अगर आप हाईटेक इंजीनियर आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हैं तो मेरे अकॉर्डिंग सिर्फ जीएमपी बेस अप्लाई ना करें, कंपनी के फुल फंडामेंटल सारी चीजें देखकर ही अप्लाई करें। और अगर आप इस पे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो इस कंपनी के प्लस और माइनस पॉइंट दोनों देखकर अपने समझ के हिसाब से आप इस पे अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन
अप्लाई करने से पहले आपको इसके सारे प्लस पॉइंट और माइनस पॉइंट आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये था हाईटेक इंजीनियरिंग कंपनीज का कंप्लीट एनालिसिस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो आप वीडियो लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।